हेलो फ्रेंड, वेलकम टू संजीवनी बुटी क्लास। आज संजीवनी बुटी का क्लास नंबर दूसरा है और इसमें भी हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट किंग टू इशू द लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन इन इंडिया। भारत के जो पहले राजा सबसे ज़्यादा जो सोने का सिक्का जारी किया था वो कौन से वंश के राजाएं थे? तो वो मौर्य वंश के, या गुप्त वंश के, या कुषाण वंश के, या इंडो ग्रीक वंश के। तो सबसे ज़्यादा जो सोना जारी किया था वो कुषाण कुषाण वंश के शासकों ने सबसे ज़्यादा सोना जारी किया था। अब ऑप्शन जैसे कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। और गुप्त वंश का स्थापना है वो श्रीगुप्त ने किया था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण प्राचीन गोल्डन एज कहा जाता था। गोल्डन एज, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था। और चंद्रगुप्त इसी में गुप्त काल में इसका सबसे प्रसिद्ध शासक था चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि हासिल की थी। और इन्होंने ही गुप्त काल की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था। और इसी के काल में एक समुद्रगुप्त नाम के शासन थे। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इलाहाबाद प्रशस्ति तो समुद्रगुप्त से ही संबंधित है। और इसी के शासन में कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने तो गुप्त एरा का शुरुआत किया था। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और कुषाण वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा कुषाण था। तो इतनी सारी जानकारी पहले क्वेश्चन से हम क्या करेंगे ना कि हर एक चीज़ को लिंक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे कि उनसे जितनी सारी जानकारी इकट्ठा किया जा सकता है उन सबको देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन रिलेटिंग टू इलेक्शन हैज़ बीन मेंशन इन पार्ट ऑफ, यानी संविधान के किस भाग में चुनाव से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है? भाग 15, भाग 16, भाग 14, भाग 13। तो जो इलेक्शन से संबंधित बातें हैं वो भाग 15 में है। और अनुच्छेद 324 से 26 के बीच, अनुच्छेद 324 से 26 के बीच, अनुच्छेद 324 से 326 के बीच। अब हम इलेक्शन कमीशन, अब भारत में जो चुनाव कराने का जिम्मा है वो किसके पास है? इलेक्शन कमीशन के पास। भारत में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 उनके सहायक होते हैं। और जो चुनाव आयुक्त का जो चयन कौन करता है? चुनाव आयुक्त का चयन राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष या तो 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए बस उसी से उतना ही दिन तक कार्यकाल होता है। और इलेक्शन कमीशन है वो चुनाव किसका करवाता है? इलेक्शन कमीशन है जो भारत के चुनाव आयुक्त, वो राज्यसभा का चुनाव कराता है, लोकसभा का चुनाव कराता है, राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है,
उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है और सभी राज्यों के विधानसभा का चुनाव कराता है। सभी राज्यों के विधानसभा का चुनाव आयुक्त ही करवाता है। तो इतनी सारी हम अनुच्छेद भाग 15 से जोड़ सकें। अब जो भाग 16 है, भाग 16 में क्या है? भाग 16 में कुछ खास वर्गों के लिए खास प्रोविज़न की व्यवस्था की गई और इसमें अनुच्छेद 330 से 42 तक। और पार्ट 14 में क्या है? पार्ट 14 में है राज्य और संघ के अंतर्गत जो सेवाएं प्रदान की जाती है वो भाग 14 में। और भाग 13 में राज्यों के बीच जो व्यापार होता है, जो व्यापार से संबंधित भाग 13 में राज्यों के बीच जो व्यापार होती है। लाइक क्रिकेट, आई लव इट। हमारा नेक्स्ट क्रिस गेल। 6 और इसका युवराज सिंह के बुक का नाम क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। ये युवराज सिंह का किताब का नाम है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। और जो VVS लक्ष्मण का जो एक बुक था वो 281 एंड बियॉन्ड्स, 281 एंड बियॉन्ड्स, ये VVS लक्ष्मण का बुक्स का नाम है। और रिकी पॉन्टिंग ये ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रहते हुए 2003 और 2007 में वर्ल्ड कप इसी के कप्तानी में जीता था। और रिकी पॉन्टिंग का एक किताब है, उसका नाम है पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले। तो युवराज सिंह का है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। और VVS लक्ष्मण का बुक्स है 281 एंड बियॉन्ड्स, क्रिस गेल का 6 मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणसागर डैम किस नदी पर है? बाणसागर डैम किस नदी पर है? चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर, बेतवा नदी पर और या सोन नदी पर। तो बाणसागर डैम है वो सोन नदी पर है, सोन नदी पर। और नर्मदा पर कौन सा बांध है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध। और एक माहेश्वर बांध, ये दो बड़ी नदी है। और बेतवा नदी पर कौन सा बांध है? माता टीला है सो बेतवा नदी पर है, माता टीला है सो बेतवा नदी। और चंबल नदी पर कौन कौन से बांध है? चंबल नदी पर मुख्यतः 3 ठो है, एक है गांधी सागर, एक है राणा प्रताप सागर और एक है जवाहर सागर। तो गांधी सागर है ये MP में, गांधी सागर MP में। और जो राजस्थान वो राणा प्रताप और जवाहर सागर ये दोनों राजस्थान में। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर और माहेश्वर बांध। और सोन नदी पर तो बाणसागर डैम है ही, बेतवा नदी पर माता टीला डैम। और इसके बारे में और सा जानकारी जान लेते हैं, जैसे कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? अमरकंटक के पहाड़ी से। नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। और नर्मदा नदी पर ही भेड़ाघाट में, जबलपुर के भेड़ाघाट में ही धौलाधार जलप्रपात नाम है, जबलपुर में धौलाधार जलप्रपात है। तो नर्मदा नदी पर धौलाधार जलप्रपात है। और इस सरदार सरोवर डैम के निर्माण के विरुद्ध में एक नर्मदा बचाओ आंदोलन चालू किया गया था, नर्मदा बचाओ। तो इस नर्मदा बचाओ आंदोलन को चालू करने में सबसे प्रमुख नाम कौन था? नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ अभियान के प्रमुख कार्यकर्ता थे। अब सोन नदी की बात करते हैं तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से तो निकलती है, सोन नदी है सो ये भी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और नर्मदा भी अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक पहाड़ी से एक और नदी निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से एक महानदी भी निकलती है। तो अमरकंटक से टोटल कितने नदियाँ हो गई? नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी,
ये 3 नदियाँ अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। और चंबल नदी, चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? चंबल नदी ये यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है और ये यमुना में इटावा में जाए, यूपी के इटावा ज़िले में जाके मिलती है, यूपी के इटावा में जाके मिलती है। चंबल का ओरिजिनेट कहाँ से होता है? जानपाव पहाड़ी से, जानपाव हिल से। और बेतवा नदी ये होशंगाबाद, विंध्यन रेंज के होशंगाबाद से निकलती है। बेतवा नदी भी यमुना की सहायक नदी है और ये यमुना में हमीरपुर में जाके मिल जाती है, हमीरपुर में जाके मिलती है। और बेतवा नदी को एमपी की गंगा भी कहा जाता है, बेतवा नदी को एमपी का गंगा भी कहा जाता है। तो हम क्या हर एक चीज़ रिलेट करके देखेंगे, जितना से जितना हो सकता है क्वेश्चन में सारा चीज़ उससे जानने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ आयरन ओर इज ऑल्सो टर्म एज ब्राउन और, यानी कि कौन से लौह अयस्क को भूरा अयस्क भी कहा जाता है? तो लिमोनाइट को भूरा अयस्क के नाम से जाना जाता है, लिमोनाइट को भूरा अयस्क के नाम से जाना जाता है। लिमोनाइट में जो कोयला की मात्रा होती है वो 35 से 50% तक होता है और हेमेटाइट में 60 से 70% तक और मैग्नाइट में 72.4 और ये सीडेराइट में 10 से 48% तक लोहा की मात्रा पाई जाती है। तो आयरन रो होता है, जो लौह अयस्क होता है वो पाया कहाँ जाता है? लौह अयस्क जो सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अब ये मैग्नेटाइट, इसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा होता है और इसका ये सबसे बेस्ट टाइप मैग्नेटाइट और इसे ब्लैक ओर के नाम से भी जाना जाता है। और हेमेटाइट इसको रेड ओर के नाम से भी जाना जाता है, इसको ब्लैक, इसको रेड, इसको ब्राउन और ये सबसे इन्फीरियर क्वालिटी का सीडेराइट होता है। तो सबसे अच्छा मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट के बाद लिमोनाइट और उसके बाद सीडेराइट, यानी सबसे अच्छा कोयला मैग्नेटाइट होता है, उसके बाद हेमेटाइट होता है, उसके बाद लिमोनाइट होता है, उसके बाद सीडेराइट होता है। तो ये थे हमारे 5वां क्वेश्चन की फुल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। ये होता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड और ये है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अलग बात होता है और दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो कि इस बार का दादा साहेब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को मिला हुआ। लेकिन ये है जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल प्राइज़ दिया गया है वो धर्मेंद्र को दिया गया है। लेकिन जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस बार का दिया गया है वो रजनीकांत को दिया गया है। और ये जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार को मिला है। अक्षय कुमार को उसके लक्ष्मी फिल्म के लिए मिला हुआ है। और दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हुआ है ये दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा civilization was excavated by whom? कालीबंगा civilization was excavated by whom? रतनलाल मिश्रा, रतन चंद्रा, अमलानंद घोष या दयाराम साहनी? तो नंद घोष कालीबंगा सिविलाइजेशन को खोजा है का एक्सकवेशन जो है वो अमलानंद घोष ने किया हुआ है। और ये रतनलाल चंद्रा है वो भीनमाला सभ्यता का रतनलाल चंद्रा ने किया हुआ है। और जो रतनलाल मिश्रा है वो गणेश्वर सभ्यता की एक्सकवेशन किया है। कालीबंगा में कौन कौन सा साइट मिला था? कालीबंगा में जो
ज्योति हुई भूमि का साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त है। ज्योति हुई भूमि का साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त है। ज्योति हुई भूमि का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त है। और जो लकड़ी का हल कालीबंगा से ही प्राप्त है। लकड़ी का हल का साक्ष्य है वो कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ। ज्योति हुई भूमि का साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में कब किया गया था? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। 1800 किया किसने था? आत्माराम पांडु ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में किया था। और 28 अगस्त 2028 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 किया किसने था? राजा राम मोहन राय को सती प्रथा को खत्म करने के लिए जाना जाता है। और राजा राम मोहन को भारत का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और 7 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। और 1897 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन का स्थापना विवेकानंद ने किया था। अच्छा, विवेकानंद के ही जन्मदिन पर 12 जनवरी को यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ इंडिया? भारतीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ इंडिया? ग्रीन ट्रिब्यूनल टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ इंडिया? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस आर्टिकल से इंस्पिरेशन होकर हुआ था? तो आर्टिकल 21 से इंस्पिरेशन लेके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्थापना किया गया था। अब नेशनल आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 21 में क्या है? पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। आर्टिकल पर्सनल लिबर्टी। और 19 में स्वतंत्रता है। आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात कर लेते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुआ था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। 2010 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इसका 4 अन्य जगह रीजनल ऑफिस है। वो है भोपाल में, कोलकाता में, चेन्नई में और पुणे में। इन 4 जगह पर रीजनल ऑफिस है। और अच्छा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम क्या है कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उसको हल करने का काम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास। अच्छा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो पहला चेयरमैन था वो कौन था? लोकेश्वर सिंह पंटा। अच्छा, वर्तमान समय में अभी चेयरमैन कौन है? वर्तमान समय में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन कौन है? वर्तमान समय में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन है वो ए के गोयल। और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस प्रकार की संस्था का स्थापना करने वाला भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा देश बना हुआ है। तो ये है हमारे 9वां क्वेश्चन का फुल डिटेल। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हु हैज़ बिकम द थर्ड बैट्समैन इन इंटरनेशनल क्रिकेट टू हिट अ सिक्सेस इन ओवर? यानी कि 6 छक्का एक ही ओवर में मारने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने? किरण पोलार्ड ने एक ओवर में हाल ही में श्रीलंका के विरुद्ध एक T20 मैच में एक ओवर में 6 छक्का मारा था। किस बॉलर के खिलाफ? अखिला धनंजया
के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्का बनाया हुआ था। और बेन स्टोक कहाँ के खिलाड़ी? बेन स्टोक है हमारा न्यूजीलैंड के प्लेयर। डेविड वार्नर कहाँ के खिलाड़ी हैं? डेविड वार्नर ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी। अच्छा, किरण पोलार्ड से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में और कौन कौन 6 छक्का लगा चुका है? एक हमारे युवराज सिंह भी छक्का लगाए हुए 6 छक्का, और एक हर्षल गिब्स भी 6 छक्का। हर्षल गिब्स जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी 6 छक्का लगाया हुआ है। तो हमारे ये लास्ट क्वेश्चन था। हमने सभी क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा। क्वेश्चन लिटरली तो 10 ही थे, पर इसमें से टोटल लगभग आप जानकारी लगभग 100-150 क्वेश्चन का मिलता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।